अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सी प्लस प्लस सीरीज। इस सीरीज की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि हम किस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं। इसके अलावा हम उसके अंदर जो भी अपनी क्लास के अंदर जो भी डेटा मेंबर्स यानी वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, उसके अलावा जो फंक्शंस यानी मेंबर फंक्शन उसके अंदर यूज करेंगे, उनको हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सेस स्पेसिफायर्स इन सी प्लस प्लस। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी कमांड जो कि इस बात को स्पेसिफाई करेगी, इस बात को तय करेगी कि हमारे एक क्लास के अंदर जो भी डेटा मेंबर्स हैं या मेंबर फंक्शंस हैं, उनका एक्सेस लेवल क्या होगा, यानी कि हम उसे अपनी क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनकी सिक्योरिटी का लेवल क्या होगा। इस चीज को जो कमांड डिसाइड करती है उसे हम कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स इन सी प्लस प्लस। तो हमारे पास दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्पेसिफायर्स हैं जो कि सी प्लस प्लस हमें प्रोवाइड करती है, वो है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। तो इनके बारे में अलग-अलग से बात करते हैं। बाद में जब हम अपनी प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग को शुरू करेंगे तो देखेंगे कि हम इस चीज को कैसे इंश्योर कर सकते हैं, इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं द प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर की। इसके नाम से आपको अंदाजा हो चुका होगा कि प्राइवेट का मतलब ये है कि अगर मैं अपनी एक क्लास बनाता हूं, उसके अंदर मैं डिफरेंट डेटा मेंबर्स को यूज करूंगा, डिफरेंट फंक्शंस को यूज करूंगा। तो हमारी जब सी प्लस प्लस के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात की जाती है तो इसका बेसिकली हमारे पास मकसद यही है कि जो भी यूजर का डेटा है, जो भी चीजें मैं एक यूजर से इनपुट के तौर पर लूंगा, तो वो तमाम डेटा जो है मुझे उसको सिक्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के दौर के अंदर डेटा से इंपॉर्टेंट कोई भी चीज नहीं है। तो इस वजह से इस सबको यूज करना और उसके बाद अपने डेटा को सिक्योर करके रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब हमारे पास जो 10 प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है, वो इंश्योर करता है कि हमारा जो डेटा है, जो हम किसी यूजर से हाइड करना चाहते हैं या किसी यूजर को जितना डेटा दिखाना चाहते हैं सिर्फ उतना ही दिखाएं और दूसरा जो डेटा है उसे प्राइवेट रख सकें। तो ये जो चीज है ये इनकैप्सुलेशन के तौर पर भी यूज होती है, जिसके बारे में हमने अपनी इंट्रोडक्शन के अंदर बात की थी। तो हमारा जो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है उसका ये मकसद है कि अगर मैं किसी मेंबर को इस तरह से स्पेसिफाई करना चाहता हूं कि मैं सिर्फ उसको अपनी क्लास के अंदर ही यूज कर सकूं, यानी जहां पर मैंने अपनी क्लास के अंदर अपने डेटा वगैरह को जहां पर डिक्लेयर किया था, जहां पर उनके बारे में डेफिनेशन वगैरह लिखी थी, सिर्फ उसके अंदर ही उसे मैं एक्सेस कर सकूं। अगर मैं ये चीज चाहता हूं तो उस सूरत में मैं द प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर की मदद से उसे डिक्लेयर करूंगा। तो अगर किसी भी इस तरह के डेटा मेंबर को या किसी मेंबर फंक्शन को मैंने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर उसे डिक्लेयर किया है, तो उस सूरत में मैं उसे सिर्फ उस क्लास के अंदर से एक्सेस कर सकता हूं। अगर मैं बाहर से करने की कोशिश करूंगा तो मुझे एरर मिलेगा कि मेरा वहां तक एक्सेस नहीं है। और एक बात यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो द प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है वो डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर है सी प्लस प्लस की तरफ से, क्योंकि सी प्लस प्लस इंश्योर करती है कि यूजर का जो डेटा है वो सिक्योर रहे। इसी वजह से अगर मैं कोई दूसरा खुद से प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर की या पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं करता तो डिफॉल्ट के एक सिनेरियो के अंदर, यानी कुछ भी अगर मैंने यूज नहीं किया, तो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर खुद से यूज कर लिया जाएगा। तो इसके बारे में एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि जब हम किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो नॉर्मल सिनेरियोज होते हैं वो ये होता है कि जब क्योंकि मैंने डेटा को सेव करना है, तो जो डेटा मेंबर्स होते हैं यानी वेरिएबल्स, उनको प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। ये एक नॉर्मल सा सिनेरियो, या ये मैं आपको कह सकता हूं कि ये जो है एक आम फॉलो की गई रूटीन है, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो डेटा को ही सिक्योर करना होता है। और उसके बाद हमारे पास जो दूसरा जो भी मेंबर फंक्शंस वगैरह होते हैं उन्हें हम प्राइवेट के अंदर डिक्लेयर नहीं करते, क्योंकि उन फंक्शंस को ही यूज करना है यूजर ने, तो इस वजह से मुझे उनको प्राइवेट के अंदर यूज करने की जरूरत नहीं है। इसको किस तरह से यूज करना है इसके बारे में बाद में बात करते हैं। फिलहाल बात करते हैं कि द पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर की। द पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर एक ऐसा एक्सेस स्पेसिफायर है जिसका मतलब ये है कि मैं जो भी डेटा या जो भी फंक्शंस पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर डिक्लेयर करूंगा तो उस सब को मैं क्लास के अंदर और क्लास के बाहर एक्सेस कर सकता हूं। एक्सेस करने का मतलब ये है कि जैसे हमने अपने ऑब्जेक्ट के जरिए डॉट का ऑपरेटर लगाकर उसके बाद फंक्शन का नाम लिखा था, तो उसको मैं बाहर से एक्सेस कर सकता था। तो इस चीज को एक्सेस करना कहते हैं। तो अगर मैं पब्लिक के अंदर किसी चीज को डिक्लेयर करता हूं तो उस सूरत में मैं उसे क्लास के अंदर और क्लास के बाहर एक्सेस कर सकता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जब मेंबर फंक्शंस की बात करता हूं तो मुझे हर एक प्रोग्राम के अंदर जो जब भी किसी यूजर से इंटरेक्ट करना है तो यूजर जो है वो फंक्शंस को तो यूज करेगा, जरूर से जरूर करेगा। तो इस सूरत में मैं जो मेरे मेंबर फंक्शंस होते हैं उन्हें पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर डिक्लेयर करता हूं, ताकि जब यूजर को उनकी जरूरत पड़े तो वो इजीली उनको यूज कर सके। तो उसके बारे में जो मैंने प्राइवेट की बात की थी, तो उस सूरत में क्या होता है कि हम डेटा मेंबर्स को प्राइवेट के अंदर डिक्लेयर करते हैं, उसके अलावा जो हमारे फंक्शंस होते हैं उन्हें हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर डिक्लेयर करते हैं। ये एक नॉर्मल सी फॉलो की जाने वाली रूटीन है। इसके अलावा हम किसी तरह से भी कर सकते हैं, मतलब मैं ये भी कर सकता हूँ कि फंक्शंस को प्राइवेट कर दूं और जो हमारे पास डेटा वेरिएबल्स उन्हें पब्लिक कर दूं। ये तमाम काम मैं कर सकता हूं, लेकिन एक नॉर्मल फॉलो की गई रूटीन के बारे में मैंने आपको बताया
कि जो डेटा मेंबर्स हैं उन्हें प्राइवेट और जो फंक्शंस हैं उन्हें पब्लिक के तौर पर डिक्लेयर किया जाएगा। तो बात करते हैं कि हम इस चीज़ को किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। तो चूंकि हमारी ये इंडेक्स 27 ये हमारी 27 वीडियो है, तो मैं 27 नाम से एक फाइल बनाऊंगा और उसके बाद बॉयलरप्लेट कोड लगाकर अपने काम को स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं टेस्ट नाम से, जिसके अंदर मैं डिफरेंट हमारे जो मेंबर फंक्शंस और डिफरेंट डेटा मेंबर्स को यहाँ पर डिफाइन करूंगा। तो क्या करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले मैं एक ए नाम का एक डेटा मेंबर है उसे डिफाइन करता हूँ। उसके अलावा हम एक डेटा मेंबर के अलावा मेंबर फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं आपको इस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक नया जो मेंबर फंक्शन है, एक ऐसा मेंबर फंक्शन जो कि इस मेंबर वेरिएबल जो मेरा ए वेरिएबल है इसकी वैल्यू को यूजर से इनपुट कर सकता है, उस तरह का एक जो फंक्शन है वो मैं बनाता हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो इस तरह से जो ये जो फंक्शन है ये ए की वैल्यू को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि मैंने इस फंक्शन को इसी टेस्ट की क्लास के अंदर बनाया, इस वजह से इसकी मदद से मैं ए की जो वैल्यू है उसे एक्सेस कर सकता हूं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से हम प्राइवेट और हमारे जो पब्लिक वाला एक्सेस स्पेसिफायर है उसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे प्राइवेट एज अ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इसे डिक्लेयर करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसके बाद मुझे ब्रैकेट्स का भी यूज करना था। तो अब हमारा जो एरर्स है वो रिजॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद मुझे एक कॉलम भी लगाना। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम एज अ पब्लिक स्पेसिफायर इसको यूज करके इसे डिक्लेयर करके हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इसको एक्सेस करने का मतलब ये है कि सबसे पहले फर्ज करें कि मैंने जो है एक टेस्ट क्लास की इसी टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया T1 या ओबीजे, मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूं। तो ओबीजे की मदद से मैं किन किन वैल्यूज को एक्सेस कर सकता हूं। तो मैंने इस क्लास टेस्ट के अंदर एक वेरिएबल बनाया और इसके अलावा एक फंक्शन बनाया। तो ओबीजे डॉट ए करके अगर मैं इसे एक्सेस करना चाहूँ तो ये चीज जो है इसे कहते हैं क्लास के बाहर एक्सेस करना, यानी एक ऑब्जेक्ट की मदद से इस वेरिएबल को एक्सेस करना। तो अगर मैं इस सूरत में जब मैंने इसे एज अ पब्लिक डिक्लेयर किया, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया, तो अगर मैं ओबीजे डॉट ए करूंगा तो मुझे कोई भी एरर जो है वो नहीं मिलेगा। तो इसको गेट करने के लिए यानी इसकी वैल्यू को देखने के लिए मुझे इसे सी आउट करना पड़ेगा। तो अगर इस तरह से मैं स्टेटमेंट को यूज करता हूं तो जो भी ए के अंदर जो वैल्यू है उसे अगर मैं यहाँ से प्रिंट करना चाहूंगा तो बगैर किसी प्रॉब्लम के वो वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये जो 20 था इसकी वैल्यू थी वो मैं प्रिंट कर पाया। इसके अलावा अगर मैं इसी ओबीजे की मदद से इस ओबीजे के अंदर जो यानी इस क्लास के अंदर मैंने फंक्शंस यूज किए हैं, अगर उसे मैं एक्सेस करना चाहूँ ओबीजे डॉट इन करके अगर मैं इसे इस तरह से यूज करूंगा तो मैं इस फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूँ। इसको मैं दोबारा से आपको रन करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा जो फंक्शन जब काम करेगा तो उसने पूछा कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू एंटर करूंगा तो ये जो फंक्शन है वो अपना काम करेगा। ये यानी कि यहाँ पर मैंने सिर्फ सीन करना था तो मेरी जो वैल्यू है वो ए की अपडेट हो चुकी है। तो इस तरह से मैं एक फंक्शन को या एक डेटा मेंबर को एक ऑब्जेक्ट के अंदर से एक्सेस कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं इसी चीज को एज अ प्राइवेट एक्सेस करने की कोशिश करता तो अगर मैंने यहाँ पर जो पब्लिक किया था एक मैं दोबारा से एक प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज करके इस चीज को यहाँ से निकालकर इसको यहाँ से निकालकर प्राइवेट के अंदर अगर मैं इसे डिक्लेयर करूँ तो प्राइवेट के अंदर डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि प्राइवेट के बाद आपको कोलन लगाना और उसके बाद जो भी आप चीजें इसको प्राइवेट के अंदर लिखना चाहते हैं आपको ये चीजें जो है यहाँ पर लिख देनी है। तो ये जो तमाम हमारे वेरिएबल्स वगैरह और ये जो भी हम फंक्शंस वगैरह यूज करेंगे वो तमाम जो है इसके अंदर डिक्लेयर हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जैसे इसे प्राइवेट किया तो यहाँ पर जो है मुझे एक एरर देखने को मिला ओबीजे डॉट ए। अगर इस तरह से मैं इसे एक्सेस करना चाहता हूँ ओबीजे की मदद से इसी वैल्यू को, हालांकि ये जो ऑब्जेक्ट है इसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से भी अगर मैं इस क्लास की डेफिनेशन के बाहर जाकर इस ऑब्जेक्ट की मदद से इन वैल्यूज को एक्सेस करना चाहता हूं तो मेरे लिए जरूरी है कि वो एज अ पब्लिक वेरिएबल या पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर डिक्लेयर की गई हो। तो अब मैंने जैसे इसे प्राइवेट किया तो इसी ऑब्जेक्ट की मदद से मैं इन वैल्यूज को एक्सेस नहीं कर सकता। आप ये देखें कि यहाँ पर अगर मैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लाइन आ रही है, ये हमारी VS कोड की फंक्शनैलिटी है कि वो हमें दिखा रहा है कि आप इस ए को एक्सेस नहीं कर सकते, ये इनएक्सेसिबल है। इसके अलावा चूंकि मैंने इस फंक्शन को भी यहाँ से पब्लिक से निकालकर प्राइवेट के अंदर कर दिया है तो अब मैं ओबीजे डॉट इन करके इसे भी एक्सेस नहीं कर सकता। इसे मैं दोबारा से आपको रन करके दिखाता हूँ तो आपको जो है वो यहाँ पर एरर देखने को मिलेंगे। तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं इन्हें मैं एक्सेस नहीं कर सकता एज अ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। तो इसको किस तरह से हम एक्सेस करेंगे तो इसको हमें सिंपली यहाँ से निकालकर पब्लिक से के अंदर जो है वो इसके अंदर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इस सूरत में अगर मैं इसे ऐसे करूंगा तो मैं इसे एक ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस कर सकता हूँ। अब मसला ये आएगा, मैंने आपको बताया था कि मैं एक डिफॉल्ट तो हमारे पास जो काम होता है वो ये होता है कि मैं ये वाले जो होते हैं डेटा मेंबर्स इनको मैं क्या करता हूँ प्राइवेट के अंदर और जो हमारे फंक्शंस हैं उन्हें मैं पब्लिक के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। पब्लिक के अंदर मैं उसे लिखता हूँ ताकि मैं अपनी जब भी किसी प्रोग्रामर का मकसद ये होता है कि वो यूजर से इंटरेक्ट करे, यूजर उसके प्रोग्राम से फायदा उठाए। तो जब मैं चाहता हूँ कि मेरा यूजर इस प्रोग्राम को इस्तेमाल करे तो मैं क्या करूंगा कि वो चाहता अगर यूजर को इस तरह की रिक्वायरमेंट आए कि वो इस ए की वैल्यू को चेंज करना चाहे, चूंकि उसको जो इख्तियारात हैं वो तो लिमिटेड ही मिलेंगे, लेकिन अगर उसको मैं ये इख्तियार दूं अपनी तरफ से
है कि वो एक ही वैल्यू को एक्सेस कर सकता है, उसे चेंज कर सकता है, तो वो किस तरह से करेगा? तो वो कुछ इस तरह से होगा कि जिस तरह से मैंने ये पब्लिक के अंदर इस फंक्शन को लिखा, इसको मैं फिलहाल कमेंट आउट करता हूं। इसको हमारे जो फंक्शंस हैं इन्हें गेटर और सेटर फंक्शंस कहते हैं। इस सूरत में जब हम जिन फंक्शंस को यूज करते हैं, अगर मैं यहाँ पर सेट नाम का एक फंक्शन यहाँ पर लिखता हूं, तो इस चीज को जो भी मैंने वेरिएबल्स इस प्राइवेट के अंदर यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं, तो उनको एक्सेस करने के लिए यूजर क्या इस्तेमाल करेगा? यूजर इस्तेमाल करेगा इन फंक्शंस को। तो वजह ये है कि मैं इस ऑब्जेक्ट की मदद से तो इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन इस क्लास के अंदर जितने भी मेरे पास फंक्शंस हैं, चाहे वो फंक्शन यहाँ पर पब्लिक के अंदर डिक्लेयर किया गया हो या प्राइवेट के अंदर डिक्लेयर किया गया हो, वो हर एक वैल्यू को एक्सेस कर सकता है। तो ये जो मेरा फंक्शन है सेट फंक्शन, वो प्राइवेट के अंदर लिखी गई इस ए की वैल्यू को भी एक्सेस कर सकता है। तो मेरा जो यूजर है वो किस तरह से इस चीज को सेट करेगा, वो चाहता है कि इस वैल्यू को अपडेट करे, तो वो एक यानी इनपुट के तौर पर उससे मैं वैल्यू लूंगा, क्योंकि वो यहाँ पर किया जाएगा कि एंटर द। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा यूजर इस वैल्यू को अपडेट कर सके, तो वो इस फंक्शन को यूज करेगा। क्योंकि मैंने इस फंक्शन को यहाँ पर प्राइवेट के अंदर डिक्लेयर किया है, तो जब मैं इसे यूजर को दूंगा, तो यूजर जो है वो मेन के अंदर इस फंक्शन को चूंकि वो एक्सेस कर सकता है, तो इस फंक्शन को यूज करते हुए वो ए की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकेगा। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो यूजर है वो ए की वैल्यू को देख भी सके, तो उस सूरत में जो फंक्शन इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं गेटर फंक्शन। तो यहाँ पर जो है आप नेम वगैरह जो चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक रूटीन की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल सिनेरियो ये होता है कि गेट करने ये जो गेटर और सेटर फंक्शन होते हैं, इनकी मदद से हम अपने यूजर से जो भी वैल्यूज के अंदर अपडेशन करानी है, जो भी अपडेशन के अलावा जो मैं डिस्प्ले वगैरह कराना चाहता हूँ वैल्यूज को, वो मैं कर सकता हूँ। एक यूजर जो है वो उन तमाम वैल्यूज को इस तरह से एक्सेस कर सकता है जो कि प्राइवेट के तौर पर डिक्लेयर की गई हो, क्योंकि मेरा जो काम है वो यूजर को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करना है। तो इस गेटर फंक्शन का मतलब ये है कि मैं इसकी मदद से जो भी हमारे एक वेरिएबल की वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट करा सकता हूँ। तो इस तरह से मैं गेटर और सेटर फंक्शन जो है वो डिफाइन करके यूजर को फैसिलिटेट करूंगा। तो मुझे अब क्या करना है कि मैं जब अगर चाहता हूं कि चूंकि मैंने इसे तो प्राइवेट के तौर पर डिक्लेयर कर दिया, तो इसको मैं यहां से कमेंट आउट करता हूं। अगर मैं अब चाहता हूं कि मैं यूजर के एज अ यूजर ये जो हमारी प्राइवेट की वैल्यू है ए की वैल्यू, उसे एक्सेस कर सकूं या उसे सेट कर सकूं, तो मैं क्या करूंगा, obj.set जो मेरा फंक्शन है इसे यहाँ पर कॉल करूंगा। उसके अलावा अगर मैं चाहता हूं कि मैं उसी वैल्यू को देख सकूं कि मेरी वो वैल्यू इस टाइम क्या है, तो उसको भी मैं इस गेट फंक्शन की मदद से एक्सेस कर सकता हूं, उसे डिस्प्ले करवा सकता हूं। तो ये तो एक डिफॉल्ट वैल्यू थी इस ए की। अगर मैं यहाँ पर सेट वाला फंक्शन रन ना करता, यानी इससे पहले मैं कमेंट आउट करके आपको दिखाता हूँ, तो इस सेट वाले फंक्शन को मैंने रन नहीं किया, पहले मैंने गेट वाले फंक्शन को रन किया, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दी है int a = 20, वो वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि वो मुझे वैल्यू मिल चुकी है। लेकिन अब अगर मैं यही सेट फंक्शन को यहाँ से दोबारा फिर से कॉल करूंगा, तो ये फंक्शन जो है ये इस a की वैल्यू को अपडेट कर देगा, क्योंकि ये एक डिफॉल्ट वैल्यू थी। तो यहाँ पर मैं इसकी 10 वैल्यू एंटर करता हूँ, तो दोबारा से मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 10, क्योंकि ये वैल्यू जो है इस सेट फंक्शन के बाद अपडेट होकर मुझे मिल चुकी है। तो अब एक और चीज जो मैंने आपको बताई थी कि अगर मैं किसी भी एक्सेस स्पेसिफायर की मदद से किसी चीज को डिक्लेयर ना करूं, बल्कि उसको सिंपली खुद से एक, यानी कि मैं इसको भी यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, इस पब्लिक को और प्राइवेट दोनों को अगर मैं यहाँ से कमेंट आउट कर दूं, तो ये जो यहाँ पर मैंने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं किया, तो उस सूरत में हमारे जो भी मैंने यहाँ पर कोड लिखा है वो तमाम का तमाम एज अ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर डिक्लेयर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसे यहाँ से यूजर को कमेंट आउट किया, तो ये सारे ये फंक्शंस और ये जो मेरी वेरिएबल्स थे, ये दोनों जो है वो प्राइवेट के तौर पर डिक्लेयर हो गए, क्योंकि अब मैं इसे यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है उसे मैं अगर यहाँ पर इसके ऊपर कर्सर लाकर आपको दिखाऊं, तो ये जो फंक्शन है ये इनएक्सेसिबल है। इसे मैं दोबारा से रन करके भी आपको दिखाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर एरर मिलेंगे। अगर मैं इसके अलावा मेरे वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, तो वहां पर भी मुझे एरर दिए जाएंगे। तो इसके लिए ये चीज मैं आपको दोबारा से एक मरतबा रिवाइज करवाना चाहता था। तो अब आई होप कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि मुझे क्या करना है। यानी मैं आपको एक मरतबा दोबारा से समरी बताता हूँ कि अब तक हमने क्या बात की है। तो आपको करना क्या है कि आपको तमाम डेटा वेरिएबल जितने भी होंगे उनको प्राइवेट के अंदर डिक्लेयर करना है। उसके अलावा जो भी फंक्शंस होंगे उन्हें पब्लिक के अंदर डिक्लेयर करना है, ताकि उन फंक्शंस को यूज करते हुए यूजर इन चीजों को, इन वैल्यूज के साथ जो है मैनिपुलेशन कर सके। जो भी उसे लिमिटेड इख्तियारात जो है वो दूंगा, उसके हिसाब से वो अपनी मैनिपुलेशन वगैरह को परफॉर्म कर सकेगा। तो इस चीज से को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे पास डिटेल्स में हाइड करना चाहता हूँ एक यूजर से, वो तमाम की तमाम मैं उससे हाइड कर सकूँ। यानी मैं उससे सिर्फ इतना सा दिखा रहा हूँ कि आप इन दोनों फंक्शंस को यूज करके इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं कोई और चीज में चाहता हूँ कि मैं प्राइवेट में रखूंगा, तो उसके लिए मैं कोई भी फंक्शन जो है वो डिसाइड या कोई भी फंक्शन जो है वो डिक्लेयर नहीं करूंगा। तो आई होप कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि हम इस चीज को किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, इन वैल्यूएबल्स वगैरह को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिफाइनिंग मेंबर फंक्शंस आउटसाइड द क्लास।
तो अब तक हमने जब भी किसी मेंबर फंक्शन को डिफाइन किया अपनी क्लासेस के अंदर, तो वो किस तरह से हमने किया, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो हमने इस फंक्शन को इस पब्लिक के अंदर डिक्लेयर किया, यानी एक क्लास की जो रेंज थी जहां पर मैंने इसका कोड लिखा था, मैंने इसे यहाँ पर डिक्लेयर किया। तो अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो क्लास के अंदर का कोड है, यानी ये तो फिलहाल एक छोटा सा कोड था, अगर मैं इसी तरह से कोई इस तरह की क्लास लिखूं जिसका बहुत ज्यादा कोड हो, तो उस सूरत में मुझे क्या करना होगा, मैं चाहूंगा कि जो हमारा जितना भी कोड है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रहे। तो सूरत में चाहूंगा कि ये जो मेरा फंक्शन है इसकी डेफिनेशन इस क्लास से बाहर आए, ताकि मैं सिर्फ इस क्लास को देखकर समझ सकूं कि इस क्लास के अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं और उनके जो डेफिनेशन वगैरह वो बाहर आ जाएगी। तो सूरत में मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे सिंपली इस फंक्शन की जगह मैं इसे यहाँ से कट करता हूँ, मुझे इसका नाम याद है, तो मुझे इसे यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो नाम था वो है इंट। तो इस रूप में मैं इस तरह से इसे डिक्लेयर करूंगा। उसके बाद क्लास के बाहर आकर मुझे क्या करना है, टेस्ट जिस तरह से जो भी क्लास का नाम होगा उसके बाद इस डबल कोलन या इसे ये डबल कोलन जो है इन्हें यूज करना पड़ता है, रेजोल्यूशन ऑपरेटर में कहते हैं। इसके बाद अगर मैं इसकी तरह से इनको यहाँ पर लिखूंगा, तो उस रूप में मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारे उस फंक्शन की रिटर्न टाइप है, पहले मैं उस फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखूंगा, उसके बाद उस क्लास का नाम लिखूंगा जिस क्लास के अंदर वो फंक्शन बिलोंग करता है, और उसके बाद ये रेजोल्यूशन ऑपरेटर और क्लास का उस फंक्शन का नाम। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पर उस फंक्शन को डिफाइन करता हूँ, यहाँ पर इसे मैं वैसे पेस्ट कर देता हूँ अपने फंक्शन को, तो मुझे यहाँ से ये चीजें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो फंक्शन की जो भी डेफिनेशन होगी उसे मैं इस सिंटैक्स के अंदर अगर लिखूंगा, तो जब मैं इसे दोबारा से यूज करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मैं इसे यहाँ से आपको रन करके दिखाता हूँ। तो अगर इस तरह से मैं इसे रन करूंगा तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, यानी ये जो मेरा फंक्शन है वो अपने काम को अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो सूरत में आपको समझ चुके होंगे कि मुझे क्या करना है। मैं आपको एक मरतबा फिर से इसकी एक मरतबा रिवील कराता हूँ। ये है कि जब भी मैंने इस फंक्शन को मैं चाहता हूँ कि इस क्लास की जो भी स्कोप है उससे बाहर लिखूं, लेकिन इसके अंदर यूज किया जा सके, तो सूरत में जो भी जिस भी एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर जिसे मैं यूज करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर उसे डिक्लेयर करना है, और उसके बाद जो भी फंक्शन की रिटर्न टाइप होगी उसको लिखने के बाद उस क्लास का नाम लिखूंगा, और रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाने के बाद उस फंक्शन का नाम लिखा जाएगा, और जो भी हमारे ब्रैकेट्स होते हैं उसके अंदर उस फंक्शन की डेफिनेशन लिखी जाएगी। तो इस सूरत में अगर मैं इसे यूज करना चाहूंगा तो मैं इसे आसानी से यूज कर सकता हूँ, और इसका फायदा ये होगा कि हमारा जो कोड है वो ऑर्गेनाइज्ड होगा। अगर मैं इस क्लास को इसके कोड को देखूंगा तो मुझे इसे देखकर पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस मौजूद हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन को बार बार देखने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, और मेरा जो कोड है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करेगा। तो आई होप कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे। तो अब इसकी एक एग्जांपल की बात करते हैं। अब तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स देखे इस वीडियो के अंदर, अगर आप इस प्रोग्राम को अच्छे से समझते हैं तो आपको वो तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन जहन में कोई भी कंफ्यूजन है, तो हमारा ये प्रोग्राम है वो कुछ इस तरह से है कि हमें एक ऐसी क्लास को डिफाइन करना है जिसके अंदर एक डेटा मेंबर हो। वो डेटा मेंबर क्या होगा, वो स्ट्रिंग टाइप का एक डेटा मेंबर होगा जिसका नाम होगा नेम। उसके बाद हमें दो फंक्शंस डिक्लेयर करने हैं उस फंक्शन उसी प्रोग्राम के अंदर, सेट नेम और गेट नेम के। यानी सेट नेम ऐसा फंक्शन होगा जो कि उस नेम को इनपुट के तौर पर लेगा यूजर से, या जिस तरह से भी उसे हम इनपुट करेंगे। उसके बाद जो गेट नेम फंक्शन है वो हमें उस नेम को उसकी वैल्यू को प्रिंट करके देगा। उसके बाद ये बताया गया है कि हमें पैरामीटर्स के अंदर जो सेट नेम फंक्शन है, जिस तरह से हम एक नॉर्मल फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स को यूज करते थे, उसी तरह से हमें सेट नेम के अंदर पैरामीटर के तौर पर वो जो नाम की जो वैल्यू है वो देनी होगी, और उस वैल्यू को हमें नेम के वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो है उसे सेट करना है। उसके बाद ये जो दोनों फंक्शंस हैं उन्हें हमें क्लास के बाहर यूज करना है, क्लास के बाहर डिफाइन करना है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करके जिस तरह से एक फंक्शन को बाहर डिफाइन कर सकते हैं। तो अब इसका प्रोग्राम जो है उसे करते हैं। मैं इस वाले टेस्ट वाली जो क्लास है इसे यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, या शायद इसे मैं ऐसे भी रहने दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसके ऑब्जेक्ट को नहीं बनाता तो मुझे ये जो क्लास है ये कोई भी मसला जो है वो नहीं करेगी। तो मैं क्या करूंगा कि एक नई क्लास डिफाइन करूंगा। तो क्लास का जो नाम है वो यहाँ से मैं देखता हूँ मुझे कोई नाम बताया गया, या मुझे खुद से कोई नाम जो है वो सजेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे कोई भी नाम नहीं बताया गया, तो मैं क्लास का नाम रख लेता हूँ नेम। उसका नाम मैं नाम रखूंगा, और उसके बाद उसका सिंटैक्स जो है उसे फॉलो करते हुए यहाँ पर पहले जो है इस क्लास के बाद आपको सेमीकोलन जो है वो याद से जरूर लगाना। अब मुझे क्या करना है कि एक जो मैंने आपको बताया था कि एक अच्छा सिनेरियो या एक अच्छी जो रूटीन होती है वो ये होती है कि हमारा जो भी डेटा वेरिएबल्स हैं उन्हें मैं प्राइवेट के अंदर डिक्लेयर करूँ। तो प्राइवेट के अंदर मुझे क्या करना है कि स्ट्रिंग नाम का एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का नेम जो है उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब अगर स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज को मैं यूज करना चाहता हूँ तो आप जानते हैं कि मुझे यहाँ पर इसकी स्ट्रिंग वाली जो लाइब्रेरी है उसे भी ऐड करना चाहिए, ताकि जो भी फंक्शंस हैं उन्हें मैं अच्छे से यूज कर सकूं। तो इसके अंदर मैंने डिक्लेयर कर दिया अपने नेम को। उसके बाद पब्लिक के अंदर मैं डिक्लेयर करूंगा जो भी फंक्शंस मैं यूज करना चाहता हूं। तो फंक्शंस मेरे पास जो हैं वो हैं सेट नेम और गेट नेम। तो वॉइड सेट नेम उसे यहाँ पर डिक्लेयर किया, और वॉइड
गेट नेम को उसके बाद डिक्लेयर किया जाएगा, ताकि मैं इसे बाद में क्लास के बाहर उसे यूज कर सकूं या क्लास के बाहर उसे डिफाइन कर सकूं। तो उसके अंदर मुझे चूंकि पैरामीटर के तौर पर कोई वैल्यू देनी है, तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग n अगर इस तरह से एक पैरामीटर दे दूंगा, तो उस पैरामीटर के तौर पर जब मैं कोई भी वैल्यू सेट करूंगा तो वो वैल्यू जो है यहाँ पर इस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर पास हो जाएगी, उसे बाद में मैं यूज कर सकूंगा। तो अब आप देखते हैं कि यहाँ पर इसे फंक्शन को किस तरह से हमें डिफाइन करना। तो इसको डिफाइन करने के लिए आपको देखना है कि जो पब्लिक के अंदर मैंने फंक्शन लिखा है उसकी रिटर्न टाइप क्या है। रिटर्न टाइप मैंने यहाँ पर लिख दी वॉइड। वॉइड के बाद उस क्लास का नाम, तो नेम हमारी क्लास का नाम है, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद जिस भी क्लास को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, जिस भी फंक्शन को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, मुझे उस फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। पहले मैं इस फंक्शन जो है वो सेट नेम को डिफाइन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मुझे पैरामीटर के तौर पर भी कोई वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगी। तो स्ट्रिंग n या जहाँ से कोई भी इस तरह से मैं इसे लिख सकता हूँ, क्योंकि जब इसे फॉर्मल पैरामीटर्स या एक्चुअल पैरामीटर्स जब मैं दूंगा, जब इस फंक्शन को मैं यूज करूंगा, तो यहाँ पर जो भी मैं वैल्यू इस पैरामीटर के अंदर दूंगा वो यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि इस फंक्शन को इस तरह से डिफाइन कर देना है। तो उसके नेम को मैं किस तरह से लिखूंगा। अब आपको एक नई चीज जो है वो ये है कि जब मैं चाहता हूं कि ये वाला वेरिएबल, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग नेम का वेरिएबल है, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर इस फंक्शन के जरिए से सेट करूं, तो जैसे मैं किसी भी फंक्शन की वैल्यू या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को सेट करता था, अगर यहाँ पर मैं इसे सेट करता था कोई भी, यानी कि फर्ज करें कि ये इंटीजर वैल्यू होती, तो यहाँ पर अगर सेट करता तो मैं इसे इस तरह से सेट कर सकता था। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस नेम की वैल्यू को वो रखूं जो मैं पैरामीटर के तौर पर यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि नेम इज इक्वल टू n यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यानी ये कि जो वैल्यूज मैं यहाँ पर पैरामीटर के तौर पर प्रोवाइड करूंगा, n की जो वैल्यूज होंगी वो इस नेम के बराबर सेट हो जाएंगी, और जो हमारा नेम के अंदर ये जो n नेम का वेरिएबल है वो खुद ब खुद से इनिशियलाइज कर दिया जाएगा। तो इस तरह से मैं इस फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ। अब उसके बाद इस नेम को जो मैंने सेट तो कर दिया, क्योंकि इसको रिटर्न ये कुछ भी नहीं कर रहा था, तो मुझे इसे अगर मैं इस तरह से भी इसे डिफाइन करूंगा तो कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। उसके बाद जो हमारा दूसरा फंक्शन है वो है गेट नेम का। गेट नेम के फंक्शन के अंदर कोई भी पैरामीटर्स हमें यूज नहीं करने हैं। तो इस तरह से मैं, क्योंकि इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि इसकी मदद से मैं जो वैल्यूज हैं, जो मैंने प्राइवेट के अंदर जो भी मैंने ये स्ट्रिंग नेम की तरह से कोई वेरिएबल को यूज किया हुआ है, उसे मैं इसकी मदद से एक्सेस करूंगा और उसे आउटपुट करूंगा। तो एक चीज जो मैंने आपको पहले बताई थी वो यही थी कि मैं अगर ये वाले जो प्राइवेट के अंदर यूज किए गए वेरिएबल्स हैं, इनको मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, इन्हें एक्सेस करना चाहता हूँ, तो उन्हें सिर्फ मैं इसकी क्लास के अंदर जो मैंने फंक्शन लिखे हुए हैं इनकी मदद से ही एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसकी मदद से मैं इसे आउटपुट भी करवा सकता हूँ। इसी को अगर मैं यहाँ पर टेस्ट नाम की क्लास से बाहर जब भी मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, यानी मेरी फिलहाल जो क्लास है वो नेम है, तो नेम का जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसमें अगर मैं इसे एक्सेस करना चाहूंगा इस नेम को खुद से मॉडिफाई करने के लिए, तो वो मैं नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मैंने इसे प्राइवेट के तौर पर डिक्लेयर किया है। तो उस काम के लिए मुझे ये जो फंक्शंस हैं इन्हें यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि इस फंक्शन का जो काम था वो ये था कि इसे वैल्यूज आउटपुट करवानी थी। तो जब द नेम इस तरह से लिखकर अगर मैं सिंपली नेम के वेरिएबल को यहाँ पर लिख देता हूँ, तो जब ये फंक्शन अपना काम करेगा तो हमारे पास जो नेम की वैल्यू है वो आउटपुट हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आइडेंटिफायर नेम इज अनडिफाइंड। तो यहाँ पर मुझे क्या करना था कि नेम के बाद इस तरह से स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर अगर मैं लिखूंगा तो फिर ही उसके प्रोग्राम को पता चलेगा कि ये जो फंक्शन है वो इस क्लास से बिलोंग करता है। तो इस तरह से मैंने अपना जो प्रोग्राम है वो लिख दिया है। अब मुझे क्या करना है कि सिंपली इस क्लास को यूज करना है। तो इसको यूज किस तरह से करेंगे, नेम लिखा और उसके बाद n1 इसका एक ऑब्जेक्ट जो है उसे बना दिया। n1 के बाद कौन कौन से हमारे पास फंक्शन हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है सेट नेम। तो सेट नेम जो है उसके अंदर मुझे कोई ना कोई एक वैल्यू जो देनी पड़ेगी। मैं अपना नाम ही यहाँ पर देता हूँ, पैरामीटर के तौर पर मुझे वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं इसके अंदर कोई पैरामीटर प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद अगर मैं इसी वैल्यू को आउटपुट करवाना चाहता हूँ तो n1 डॉट गेट नेम लिखकर अगर मैं इसे इस तरह से रन करूंगा तो हमारा प्रोग्राम क्या काम करेगा कि पहले वो वैल्यूज जो है उसे दानिश के बराबर जो है उस नेम को सेट करेगा, क्योंकि दो नेम भी एक स्ट्रिंग था तो यहाँ पर मुझे एक स्ट्रिंग देना पड़ा। उसके बाद जब मैं n1 डॉट गेट नेम को कॉल करूंगा तो वो मुझे इसकी वैल्यू जो है वो आउटपुट करके दिखा देगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने मुझे दिखा दिया कि द नेम इज दानिश। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी कि हम एक फंक्शन को बाहर किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं एक क्लास के बाहर। तो यहाँ पर आपको फिर से एक मरतबा मैं बताता हूँ कि अगर मैंने इस चीज़ को प्राइवेट के अंदर, यहाँ पर ये वाला जो नेम के अंदर फंक्शन था, तो अगर मैंने इस नेम को, इस वाले वेरिएबल को प्राइवेट के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे डिक्लेयर किया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर इसी तरह से इस n1 की मदद से, क्योंकि मैंने एक काम तो ये किया ना कि मैंने इसको सेट करने के लिए इस फंक्शन का यूज किया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये करता कि इस तरह से मैं n1 डॉट नेम करने की कोशिश करता तो मुझे एक एरर देखने को मिलता, क्योंकि ये जो हमारे पास नेम है वो प्राइवेट के अंदर डिक्लेयर किया गया है, उसे मैं इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकता। तो आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो चुके होंगे। तो
हमारी जो वीडियो है वो आज यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट हम आगे जाकर मजीद टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपने इस प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया है तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप जल्दी से जल्दी इसे स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपके जो C++ के कॉन्सेप्ट्स हैं वो तमाम के तमाम क्लियर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।